जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, जिन लोगों का एग्जाम जो होगा 2024 में होने वाले हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको हिस्ट्री का जो 14 लेसन है, जिसका नाम है आपको भारत का विभाजन एवं अलिखित स्रोतों से अध्ययन, आज उसी का सीरीज फर्स्ट है, उसका यह पहला वीडियो होगी और इसके अंतर्गत हम लोग सारे प्रश्नों का बढ़िया से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैप्टर 13 का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से चैप्टर 13 का जो वीडियो है उसे आप लोग देख लेंगे, ताकि आपको अगली वीडियो जो है आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझने में कहीं से भी दिक्कत हो तो आप हमें बताएंगे। देखिए, उम्मीद है कि सभी लोगों को अच्छे से दिखते होंगे। देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस तिथि को पारित हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है आपको 20 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 18 जुलाई 1947, ऑप्शन सी कह रहा है 20 फरवरी 1947 और ऑप्शन डी जो है 3 जून 1947। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपको 18 जुलाई 1947। अब आइए इस पे थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 से आया था, ठीक है ना, तो यह आपको माउंटबेटन योजना के आधार पर बना था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो माउंटबेटन है यह कौन थे? तो सबसे पहले समझिए आप लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। क्या कहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे और कौन थे? तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब आया था? तो साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर 24 मार्च 1947 को आया था। फिर यहाँ से लॉर्ड माउंटबेटन से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के आजादी के समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वे आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहीं से क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाएगा कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय, क्या पूछ लिया जाएगा? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत का अंतिम वायसराय क्या है? अंतिम वायसराय। और क्या कहेंगे जानते हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्या कहेंगे? स्वतंत्रता के बाद आपको प्रथम गवर्नर जनरल। क्या है? प्रथम गवर्नर जनरल। तो यह जो बने थे वो आपको कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, समझिए इसे। आपसे क्वेश्चन सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह आपको किस योजना के आधार पर बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो भारत विभाजन की योजना 3 जून 1947 को पेश किया गया था, उसी पर क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो आपको बना था, ठीक है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम याद रखिएगा 16 जुलाई, क्या है? 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से क्या हुआ था? क्या आपको पास हुआ था? किस संसद से? ब्रिटिश संसद से पास हुआ था। और आपको 18 जुलाई 1947 को इस पर ब्रिटेन की जो महारानी थी उसकी स्वीकृति मिली। उसके बाद चलकर यह अधिनियम पारित होता है। तो यहाँ से आपके बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब आता है? तो आपको याद रखना है 24 मार्च 1947 को। भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिए इसे बढ़िया से। सबसे पहले हम इसके साइज को बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या क्या आपको यहाँ से समझना है यह पहले जानिए। देखिए, सभी लोग को ये प्रश्न जो है वो आपको दिखते होंगे। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न जो आपका कह रहा है, पहले इसको समझिए, उसके बाद हम लोग आंसर की तरफ एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए कह रहा है क्लेमेंट एटली, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी जो है आपको आर्चिबाल्ड
सिंगलेयर, उसके बाद है आपको लॉर्ड वेवल। क्या है? लॉर्ड वेवल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा क्लीमेंट इटली। और यह देखिएगा कि क्लीमेंट इटली जो थे वो आपको लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। तो साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि जो इटली है वो किस पार्टी से थे, तो क्या कहेंगे? लेबर पार्टी से। वही आपको दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो आपको दिया हुआ है विंस्टन चर्चिल, जो कि आपको कंजरवेटिव पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? कंजरवेटिव पार्टी से। तो यहाँ से सबसे पहले समझिए कि ये जो लेबर पार्टी है और कंजरवेटिव पार्टी है वो कहाँ की पार्टी है? तो यह साथियों आपको ब्रिटेन की पार्टी है। तो एक प्रश्न यहाँ से हम ये भी सीखे कि लेबर पार्टी और कंजरवेटिव पार्टी जो है वो आपको किस देश की पार्टी है, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो वो आपको ब्रिटेन की क्या है कि आपको प्रमुख राजनीतिक दल है। ठीक है ना? तो प्रश्न कह रहा है कि 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री बने थे, तो वो आपको क्लीमेंट थे। और भारत के आजादी के समय भी जो प्रधानमंत्री थे वो आपको इटली थे। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे, तो हम क्या कहेंगे? विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध से। क्या पूछा जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध से। ठीक है ना? तो साथियों इसे समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपको आरंभ कब हुआ था, इसे सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, ठीक है ना, डेट के साथ इसे याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। इस चीज को आपको याद रखना है। और यह द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को क्या होता है कि आपको समाप्त होता है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये कितना वर्ष चला था जानते हैं? तो ये आपको 6 वर्ष चला था। कितना वर्ष चला था? 6 वर्ष चला था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय जो आपको भारत के वायसराय थे वह कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय जो भारत के वायसराय थे वो आपको लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। तो इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू होती है? 1 सितंबर 1939 को। समाप्त कब होती है? 2 सितंबर 1945 को। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। फिर पूछ लेंगे कि बताइए भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। और उसके जो प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे? क्लीमेंट इटली। ठीक है ना? तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या कह रहा है? 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री बने थे? तो वो आपको क्लीमेंट इटली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी एनालिसिस आपको किया जा रहा है वो सारे के सारे जो प्रश्न है आपके कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से क्या करेंगे? केयर करेंगे और सारे प्रश्नों को जो भी चीज आपको अच्छे लगे उसे आप लोग लिखते भी चलेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो क्या कह रहा है समझिए पहले। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है जो आपको पूछा जा सकता है। यहाँ से हम लोग समझते हैं। देखिए अगर आपको नहीं बुझा है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए क्या कह रहा है, पहले समझिए। यदि आम आदमी को आर्थिक मुक्ति हासिल होती है तभी राजनीतिक मुक्ति जो है वो आपको सार्थक हो सकती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में कह रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जो है आपको रामधारी सिद्दीनकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक आध प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में एक पार्टी बनाए थे और इस पार्टी का नाम क्या है? तो आपको भारतीय जनसंघ। क्या नाम है? भारतीय जनसंघ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कौन किए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले क्या थे? क्या आपको पहले केंद्रीय मंत्री थे। तो ये आपको पंडित नेहरू के जो मंत्रिमंडल थे उससे क्या कहते हैं कि आपको त्यागपत्र दिए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में आप याद रखिएगा, इन्होंने एक नारा दिए थे आराम हराम है। क्या है? आराम हराम है। ठीक है ना? क्योंकि कुछ नए नए चीज इनके बारे में
जानते हैं। तो आराम हराम है का जो नारा दिया था वो आपको कौन दिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले क्या थे? तो आपको प्रधानमंत्री, पहले आपको विदेश मंत्री थे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री के रूप में जो इनका कार्यकाल है इसको भी आप याद रख सकते हो। तो देखिए प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू का जो कार्यकाल है 1947 से 1964 है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से साथियों क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब तक सबसे लंबा कार्यकाल वाले जो प्रधानमंत्री है वो आपको कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से लेके 1964 तक देश के क्या रहते कि आपको प्रधानमंत्री रहते थे। इन चीजों को याद रखना है। फिर है आपको महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहोगे? राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, किनको हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम लोग जादूगर के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? जादूगर के नाम से जानते हैं। इन्हीं को मलंग बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलंग बाबा भी कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रपिता, बापू, जादूगर, मलंग बाबा, या एक ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को जो कहा था वो आपको अर्धनग्न फकीर। क्या कहते हैं? अर्धनग्न फकीर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे? महात्मा गांधी। मलंग बाबा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। जादूगर, बापू, राष्ट्रपिता, इसके अलावा सदी का महापुरुष, ये सारे जो उपाधियां दी गई है महात्मा गांधी को। फिर यहाँ से आया एक चीज, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? राष्ट्र कवि के नाम से। और रामधारी सिंह दिनकर का जो संबंध है वो आपको बिहार से। कहाँ से है? बिहार से है। बिहार के बेगूसराय में इनका क्या हुआ था कि आपको जन्म हुआ था, सिमरिया घाट के पास, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो देखिए तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या कह रहा था? सबसे पहले हम लोग इसे समझेंगे और उसके बाद सारे चीजों का एनालिसिस करेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि आम आदमी को आर्थिक मुक्ति हासिल होती है तभी राजनीतिक मुक्ति सार्थक हो सकती है। यह कथन किसका है? तो देखिए तो यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्या? देखिए कि भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1951 में इस पार्टी की क्या कहते कि आपको स्थापना किए थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले जो आपको पहले केंद्रीय मंत्री थे वो कौन थे? तो क्या कहेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आराम हराम है का नारा कौन दिए थे? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल क्या था? 1947 से 1964। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। इनका संबंध कहाँ से है? बिहार से। और एक चीज याद रखिएगा, इन्हें उर्वशी के लिए क्या हुआ था? 1972 में क्या हुआ था कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो था वो आपको मिला हुआ था। तो इन चीजों को भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता, बापू, जादूगर, अर्धनग्न फकीर, मलंग बाबा, इन सभी नामों से क्या करते हैं? जानते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए नहीं बुझाएगा तो बताइएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा आवाज में भी बहुत कुछ दिन प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि गला जो है थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी किसी प्रकार से आप लोगों के लिए ये सारे चीज जो है आपको ला रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग यहाँ से चर्चा करते हैं क्या हमारा प्रश्न कह रहा है, पहले समझते हैं। देखिए कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे जो है वो आपको किस वर्ष रखी, मतलब किस वर्ष रखी थी? तो देखिए ऑप्शन जो आपका ए कह रहा है वो क्या कह रहा है? 1924 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी 1940 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी 1929 में। क्या है? 1929 में। तो इसमें जितने भी ईयर दिए गए उसका कुछ ना कुछ क्या है कि आपको महत्व है। जैसे देखिए 1924 में क्या हुआ था समझिए, तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव में। और यह बेलगांव कहाँ है? तो आपको कर्नाटक में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको कौन किए थे? तो आपको गांधी जी। कौन किए थे? गांधी जी। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है। तो देखिए तब वर्ष 1924 किस लिए जाना जाएगा? तो बेलगांव अधिवेशन जो कि आपको कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। और एकमात्र बार कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको गांधी जी। तो इन चीजों को याद रखिएगा।
1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग को क्या किया था कि आपको रखा था। और 1929 में एक चीज याद रखिएगा, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको पंडित नेहरू ने किए थे। कौन किए थे? पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। 1930 में क्या हुआ था कि आपको पहली बार जो था वो आपको स्वतंत्रता दिवस जो था 26 जनवरी को मनाया गया था। तो इन चीजों को याद रख सकते हैं। 1940 में कांग्रेस कह रहे हैं, मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की क्या किया था कि आपको मांग किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पाकिस्तान की मांग किया था? 1940 में। किस अधिवेशन में? तो आपको लाहौर अधिवेशन में। क्या है? लाहौर अधिवेशन में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको सूत्री से संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे समझिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे किस वर्ष रखी थी? तो वो आपको 1929 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा? बी। पहले इसको समझ लीजिए। उसके बाद जो है क्या है समझिए, और भी सूत्री से संबंधित जो कुछ बातें हैं उसे हम लोग बता देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। जैसे आपको 5 सूत्री कार्यक्रम किसने पेश किया था? तो देखिए 5 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको पंडित नेहरू के द्वारा जो था वो आपको पेश किया गया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। 5 सूत्री के बाद है आपको 10 सूत्री कार्यक्रम। तो 10 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको राजीव गांधी के द्वारा क्या हुआ था कि आपको पेश किया गया था। फिर यहाँ से आएगा आपको 11 सूत्री। क्या है? 11 सूत्री कार्यक्रम। तो 11 सूत्री कार्यक्रम जो थे वो आपको गांधी जी जो थे वो आपको पेश किए थे। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर 11 सूत्री कार्यक्रम के बाद जो अगला आएगा वो है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, वो है आपको 14 सूत्री कार्यक्रम। तो 14 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था कि आपको पेश किया था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि 14 सूत्री कार्यक्रम कौन पेश किया था, तो क्या कहोगे? मोहम्मद अली जिन्ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा, क्या आएगा समझिए, कि 15 सूत्री कार्यक्रम जो है किसने पेश किया था? तो देखिए 15 सूत्री कार्यक्रम जो है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा 15 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको मनमोहन सिंह के द्वारा क्या किया गया था कि आपको पेश किया गया था। तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि मनमोहन सिंह ने 15 सूत्री कार्यक्रम को पेश किए थे। वहीं आपको 20 सूत्री कार्यक्रम कहेंगे तो 20 सूत्री कार्यक्रम आयरन लेडी ऑफ इंडिया अर्थात इंदिरा गांधी के द्वारा क्या हुआ था कि आपको पेश किया गया था। तो देखिए तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहाँ से इस प्रश्न को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्या कह रहा है समझिए। 5 सूत्री कार्यक्रम पंडित नेहरू ने पेश किया था। 10 सूत्री कार्यक्रम कहेंगे राजीव गांधी ने पेश किया था। 11 सूत्री कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा पेश किया गया था। 14 सूत्री कार्यक्रम मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद जो है वो आपको क्या है समझिए 15 सूत्री कार्यक्रम तो ये आपको मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है ना, 1975 में जो था वो आपको पेश किया गया था। तो सूत्री से संबंधित जो भी प्रश्न होगा साथियों उसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे कि आप याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके पॉलिटिकल में भी क्या होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बी, यानी कि 14 सूत्री कार्यक्रम जो था वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो था वो आपको पेश किया गया था। तो इन बातों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अरे भाई हो जा स्लाइड वीडियो से। हाँ देखिए नजरों के सामने, देखो बच्चों क्या कह रहा है समझिए। प्रश्न जो आपका कह रहा है, पहले इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के प्रणेता जो थे वो आपको कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है आपको मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी कह रहा है चौधरी रहमत अली। तो देखिए तो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के जो प्रणेता थे वो आपको चौधरी रहमत अली, और इसी चौधरी रहमत अली के द्वारा
1933 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान शब्द को गढ़ा गया था। किसको गढ़ा गया था? पाकिस्तान शब्द को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता थे वो कौन थे, तो चौधरी रहमत अली। और ये जो चौधरी रहमत अली है साथियों, यह आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। किस विश्वविद्यालय के? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये क्या थे? तो आपको छात्र थे। तो इन चीजों का आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है वो आपको कहाँ है, तो यह आपको लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। यानी कहने का मतलब हो गया कि यह आपको इंग्लैंड में है। तो इन चीजों को आपको समझना है। लेकिन ये जो चौधरी रहमत अली है वो आपको अविभाजित भारत के जो आपको पंजाब प्रांत है वहीं का एक जगह लाहौर, वहीं से यह संबंध रखते थे। तो इन्होंने ही पाकिस्तान नेशनल जो मूवमेंट आंदोलन है उसको क्या किए थे कि आपको लंदन में रहकर चलाए थे। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आती है कि बताइए कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किन प्रांतों का चयन किया था। तो साथियों चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान के निर्माण के लिए 4 प्रांतों का चयन किया था, जिसमें से आपको PAKS इसको आपको याद रखना है। तो देखिए तो P से जो हो जाएगा वो आपको पंजाब, क्या हो जाएगा? पंजाब, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है। चलिए A से हो जाएगा अफगान सीमा प्रांत, क्या हो जाएगा? अफगान सीमा प्रांत। और K से जो हो जाएगा वो आपको कश्मीर, क्या है? कश्मीर। और S से जो हो जाएगा वो आपको सिंध हो जाएगा। ये जो चौधरी रहमत अली है तो उसने पाकिस्तान के निर्माण के लिए इन 4 प्रांतों का सुझाव दिया था। पंजाब, ठीक है ना, अफगान सीमा प्रांत, कश्मीर और सिंध, क्या है? सिंध। क्योंकि इनका मानना था कि ये सभी जो है मुस्लिम बहुल प्रांत है और इन प्रांतों को मिलाकर क्या कि आपको पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। तो यहाँ से 5 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। अब आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्या क्या रहा है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, इसके बारे में आप याद रख सकते हो कि यह पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपको कौन थे, तो क्या कहेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना। फिर यहाँ से बात आती है शौकत अली। तो शौकत अली का नाम जो है वो आपको खिलाफत आंदोलन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? खिलाफत आंदोलन से। क्योंकि आपको पता होगा कि खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था भारत में वो आपको मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने किया था। मोहम्मद इकबाल जिसने आपको 2 नेशंस थ्योरी को क्या किया था कि आपको जन्म दिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि 2 नेशंस जो थ्योरी है उसको किसने दिया था, तो साथियों 2 नेशंस थ्योरी को जो दिया था वो आपको मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और मोहम्मद इकबाल ने 2 नेशंस थ्योरी कब दिया था? 1930 में। यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है 1930 में कौन दिया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? मोहम्मद इकबाल ने। और मोहम्मद इकबाल ने ही एक आपको गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है हमारा 6ठा नंबर प्रश्न? तो सबसे पहले आप लोग एक जो जूमिंग प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले हम लोग नहीं कहेंगे भाइयों, हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न जो है बड़ा है लेकिन इसका आंसर एकदम छोटा होगा, ठीक है ना। और आप लोग इसे ऑफलाइन बैच में पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। और देखिए अभी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्टिव जो आपको प्रश्न सब है वो सब हम लेकर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पास जो है वो आपको टाइपिंग करने वाले लड़के का जो है वो आपको अभाव है। दूसरी बात है कि साथियों हमारे पास अभी कोई टेक्निकल टीम भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोगों की नज़र में कोई टेक्निकल टीम हो या जो परमानेंट हमारे यहाँ रहकर टाइपिंग का काम अच्छा से जानता हो और वह करने की इच्छुक हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, हम उनसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कर रहा है प्रश्न को समझिए। प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। देखिए क्या कर रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की, ठीक है ना। ऑप्शन ए कर रहा है 25 जून 1945 को, 16 अगस्त 1946 को, 20 फरवरी 1947 को, 24 मार्च 1947 को, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो 20 फरवरी 1947 को। क्योंकि ये जो आपको लॉर्ड एटली है इसने घोषणा किया था आपको 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में कि जून 1948 तक ये जो ब्रिटेन की सरकार है वो भारतीयों को क्या करेगी कि आपको सत्ता सौंप देगी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारे डेट दिए गए हैं, उस डेट को जानिए। जैसे 25 जून 1945,
तो देखिए 25 जून 1945 को क्या हुआ था कि आपको शिमला सम्मेलन जो था वो आपको शुरू हुआ था। क्या हुआ था? शुरू हुआ था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 को शुरू हुआ था, तो यह कब तक चला था? तो 14 जुलाई 1945 तक। तो इन चीजों को याद रखना है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। क्या मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे संपूर्ण भारत में। उसके बाद है 24 मार्च 1947। तो आपको पता होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसी दिन क्या होता है कि आपको भारत का वायसराय जो है वो आपको बनकर आता है। कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है लॉर्ड एटली, इसने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था कि भारत को हम सत्ता सौंप देंगे। कब जानते हैं? जून 1948 तक। तो यह घोषणा हुई कब थी ब्रिटिश संसद में? तो आपको 20 फरवरी 1947 को। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ब्रिटिश संसद को क्या कहते हैं? तो देखिए, तो ब्रिटिश संसद को ना हम लोग पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्लियामेंट के नाम से। याद रखिएगा कि ब्रिटिश संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो पार्लियामेंट के नाम से। और इसके दो सदन है, एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या है? हाउस ऑफ क्या कहेंगे? तो आपको कॉमन्स। क्या है? कॉमन्स। और एक का नाम जो है वो आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वह ब्रिटेन की संसद का क्या जानते हैं? उच्च सदन है, जबकि ब्रिटेन की संसद का जो निम्न सदन है वो आपको हाउस ऑफ कॉमन्स है। और ब्रिटेन की संसद को कहते हैं क्या? तो आपको पार्लियामेंट। ठीक है ना? तो यही जो आपको क्या है कि क्लेमेंट एटली के लिए, जिन्होंने 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ था कि ब्रिटिश संसद में घोषणा किया था कि हम जून 1948 तक क्या करेंगे कि आपको भारत को छोड़ देंगे। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी। क्या आएगी? एक प्रश्न और आएगी कि ब्रिटेन में किस सदन के सदस्य जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री बनते हैं? तो हाउस ऑफ कॉमन्स के। ठीक है ना? जबकि हमारे भारत में लोकसभा, राज्यसभा कहीं से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा एडवांस फैक्ट है, आप इसे अच्छे से देख लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का आरंभ हुआ था। अभी बताए थे कि ये जो देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट साथियों, यह आपको जो आरंभ हुआ था, क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। ठीक है ना? वह आपको कह रहा है कि पेरिस में, लंदन में, कराची में, लाहौर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, कहने की आवश्यकता है ही नहीं, आप लोगों को पता होगा, लंदन में। और पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के जो प्रणेता थे कौन थे? तो आपको चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी रहमत अली। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि चौधरी रहमत अली जो थे वो आपको पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के क्या थे? क्या आपको प्रणेता थे। तो इन चीजों को याद रखना है। और चौधरी रहमत अली जो थे वो आपको कहाँ के छात्र थे? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। इन चीजों को याद रखना है। चलिए पेरिस नाम का जगह जो है वह कहाँ है, इसे जान लीजिए। तो पेरिस जो है वो आपको फ्रांस में, यानी फ्रांस की राजधानी है। ये जो कराची है ये आपको पाकिस्तान में, और यह पाकिस्तान की पहली राजधानी है। क्या है? पहली राजधानी है। ठीक है ना? अभी ना पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है, लेकिन सबसे पहला राजधानी जो है वो आपको कराची में ही था। ठीक है ना? उसके बाद लाहौर, यह भी आपको कहाँ है? तो पाकिस्तान में। क्या है? पाकिस्तान में। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो ये जो 7 नंबर प्रश्न है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले उसे समझेंगे। लेकिन उससे भी पहले, समझने से पहले इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जो था वो आपको कौन था, यह आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो देखिए पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी कह रहा है लियाकत अली। ऑप्शन सी इकबाल अहमद। ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम क्या कहेंगे तो आपको आजाद। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो आपको लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। जबकि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रथम गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको कौन थे? तो वह थे आपको मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ पे इकबाल अहमद, इनके बारे में कुछ नहीं जानना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो याद रखिएगा ये हमारे देश के यानी कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अगर हम पूछेंगे तो क्या कहिएगा?
तो वो हो जाएंगे आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या प्रश्न आएगी जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पे कौन सा दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो जन्म दिवस है वो आपको 11 नवंबर को मनाया जाता है, और 11 नवंबर को हम लोग भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर हम तो 5 सितंबर को मनाते हैं। तो देखिए तो 5 सितंबर को आप लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, न कि आप शिक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 8 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कौन जानते हैं? तो आपको बी, और हाँ यानी कि बी, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री, तो वो हो जाएंगे आपको लियाकत अली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। पूछेंगे कि बताइए कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक के रूप में क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है 11 नवंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं? मनाए जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है समझिए। प्रीवियस लेसन में भी इन सभी चीजों की हम चर्चा किए थे, लेकिन फिर भी क्या है कि आपको इन सभी चीजों की हम चर्चा कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है सुनिए। सभी लोगों को दिखते होंगे आसानी से, यस या नो करके आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लोकमान्य, क्या है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी कह रहा है लाला लाजपत राय। तो देखिए तो ये जो दिल्ली चलो का नारा दिए थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? सी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का भी नारा दिए थे। क्या दिए थे? जय हिंद का नारा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जय हिंद का नारा कौन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग नेताजी के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं, और नेताजी को उपाधि इन्हें जो दिया गया था हिटलर के द्वारा। तो इन चीजों को याद रखिएगा। महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जो होते हैं वो आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाते हैं। इन चीजों को याद रखना है। और इनके जो पुण्य तिथि है उस पुण्य तिथि को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही क्या हुआ था कि आपको गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक जो थी वो आपको लिखी गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गीता रहस्य जो है मांडले जेल में किसने लिखा था? तो हम क्या कहेंगे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। फिर यहाँ से लाला लाजपत राय, तो आप इनके बारे में याद रखिएगा। इनको हम लोग पंजाब केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी के अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है शेर ए पंजाब। क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब। और साइमन कमीशन के दौरान जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उस दौरान इनको सर पे गहरी चोट लगी थी, जिस कारण से क्या हुए थे कि इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें ये जो देख रहे हैं लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो ये सब आपको क्या थे कि गर्म दल के नेता थे। किस दल के नेता थे? गर्म दल के। तो इन चीजों को बच्चों आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो क्या कहेंगे? तो वह आपको सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है सुनिए। थोड़ा सा आज टाइपिंग जो है मिस्टेक है, ठीक है ना। तो आप लोग कंटेंट को समझेंगे, ठीक है ना। जहाँ दिक्कत होगी वहां हम स्वयं लिख देंगे। देखिए पहला प्रश्न, और पहला नहीं कहेंगे, ये जो 10 नंबर प्रश्न है आपका वो क्या कह रहा है समझिए। तो साथियों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए इसको सुधार कर यहाँ पर कर लीजिएगा स्थापना। क्या है? स्थापना। तो देखिए ये जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है कराची, बी में ढाका, सी में लाहौर, डी में दिल्ली। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ढाका में। कब हुई थी? इसे भी आप याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ये भी प्रश्न तो पूछा जा सकता है। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे वो आपको आगा खां। कौन थे? आगा खां। और आपको समी उल्लाह खां। कौन है? समी उल्लाह। क्या है? समी उल्लाह खां। ये दोनों जो थे
मुस्लिम लीग की क्या किए थे, क्या आपको स्थापना किए थे, कब किए थे, तो 30 दिसंबर 1906 को। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो वही 10 नंबर प्रश्न करा कि मुस्लिम की स्थापना कब हुई थी, तो वह आपको 30 दिसंबर 1906 को। और ये जो मुस्लिम लीग है, ठीक है ना, इसी के जीत के कारण क्या हुआ था कि आपको पाकिस्तान बना था, ठीक है ना। तो साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके क्या करेंगे, हमें बताएंगे, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फिर हम लोग कल एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए साथियों आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।